नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके तहत कौन कौन सी योजना कहलाई गई, संविधान के निर्माण पर कितना खर्च हुआ, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, किन किन समितियों का गठन किया गया, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इन सब बातों पर मैं विस्तार से क्या है चर्चा करूँगा। तो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा का गठन एक लंबी क्या है प्रक्रिया के पश्चात क्या है किया गया। भारत पर अंग्रेज़ों का हुकूमत, लंबे समय से अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहा था। तो उसी दौरान क्या है भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों को क्या है भारत से भगाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए नेशनल मूवमेंट क्या है आरंभ किया गया। 1885 में आईएनसी की स्थापना की गई थी। 18 क्या है 85 में। में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ए ह्यूम के द्वारा की गई थी, और वहाँ से क्या है नेशनल मूवमेंट आरंभ हुआ और 3 चरणों में 3 फेज में संपन्न हुआ। 1885 से 1905 और 1905 से 1919 फिर 1919 से 1947 है ना। तो यहाँ पर देखें जो लास्ट क्या है फेज 1919 से 1947 को गांधीयन फेज क्या है कहा गया। और गांधीयन फेज में गांधी जी के द्वारा पहली बार कहा गया था कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। फिर 1928 की क्या है बात 1928 यहाँ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। क्योंकि इस समय भारत सचिव था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बर्केनहेड भारतीयों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत किया कि भारत के लोग यदि अपना संविधान बनाने में सक्षम हैं तो वे अपना संविधान बना सकते हैं। उनके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा हम उसे लागू कर देंगे। अंग्रेज अपने को क्या है पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था, क्योंकि भारत वो देश है जहाँ ज्ञान का क्या हुआ अभ्युदय हुआ, और यहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार अरब में हुआ, अरब से क्या है प्रचार प्रसार यूरोप में हुआ। तो जो यूरोपियन पहले असभ्य था, बर्बर था, अब भारतीयों को असभ्य और बर्बर क्या है समझने लगा। तो अंग्रेज़ों को कभी ऐसा लगा नहीं कि भारत के लोग अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बर्केनहेड के द्वारा एक चुनौती दी गई थी, चैलेंज प्रस्तुत किया गया था भारतीयों के समक्ष। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और ब्रिटिश के गवर्नमेंट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, प्रतिवेदन सौंपा गया। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन यही नेहरू रिपोर्ट आगे चलकर भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण क्या है स्रोत बना, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर देखें क्या है 1934 में पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्लस कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय के द्वारा मांग की गई कि हमें संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाए, संविधान सभा का क्या है गठन किया जाए। कब 1934 में। तो 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया और ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्या है स्रोत बना, सोर्स क्या है बना। यदि हम किसी सिंगल सोर्स की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। किसी एक क्या है सोर्स की बात क्या है किया जाए तब, ठीक है। और इसी के तहत देखें चूँकि क्या है शासन भी क्या है हुआ है। जैसे 15 अगस्त 1947 को देश हमारा क्या है आज़ाद हो गया है ना। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26/1/1950 के बीच जो शासन हुआ है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। क्योंकि इस समय संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, संविधान अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया गया, डोमिनियन स्टेट का दर्जा कह दिया गया है ना। तो संविधान पूरी तरह से लागू हुआ नहीं, अभी बना ही नहीं था।
तो 26/1/1950 से पहले मतलब 15 अगस्त 1947 से लेकर 26/1/1950 तक जो भारत में शासन किया गया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे क्या है महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके अधिकांश क्या है प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, इंक्लूड क्या है किया गया। अब यहाँ देखिए क्या है 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ हो गया जो 1945 तक चला। अब 1945 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुनाव हुआ। उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के शासन में थे, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब लेबर पार्टी सत्ता में आई। तो विंस्टन चर्चिल तो ऐसा प्रधानमंत्री था जो भारतीयों को क्या है देखना भी पसंद क्या है नहीं करता था। संवैधानिक सुधारों की बात तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन की बात तो क्या है बहुत दूर की थी, है ना। तो 1945 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुआ, उसमें लेबर पार्टी सत्ता में आई, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, है ना। तो उसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की गई थी कि जून 1948 से पहले हम भारत छोड़ देंगे, भारत को आज़ाद क्या है कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका का, चाइना का प्रेशर पड़ने लगा था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद क्या है कर दिया जाए। पहले चाइना हमारा क्या है घनिष्ठ देखे मित्र हुआ करता था और एक क्या है दोस्ती 1958 तक क्या है बनी रही। जब मैंने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में संरक्षण क्या है दिया, उस समय से दोनों क्या है देशों के बीच संबंधों में क्या है खटास क्या है उत्पन्न हुई। उससे पहले 1954 में 1954 की यदि हम बात करें तो दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी क्या है दिया गया स्लोगन। तो दोनों के मध्य संबंध काफ़ी बेहतर था, मधुर था, लेकिन और इसमें सबसे क्या है प्रमुख शर्त था कि चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन 1958 में जब हमने दलाई लामा को संरक्षण क्या है दिया भारत में, उस समय से लेकर क्या है चाइना और इंडिया के बीच संबंधों में क्या है खटास देखे उत्पन्न होने लगा और वो क्या है आज तक क्या है चला रहा है। तो यहाँ पर देखें 1946 में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। ये लोग मार्च 1946 में क्या है पहुँचे भारत। इस डेलीगेशन का शिष्टमंडल की अध्यक्षता कर रहा था पैथिक लॉरेंस, बाकी दोनों सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि जवाहरलाल नेहरू का मित्र, कैम्ब्रिज में दोनों साथ में क्या पढ़ाई किए थे लंदन में, और एक एबी अलेक्जेंडर। तो मार्च 1946 में तीनों के हैं भारत पहुँचे और यहाँ आकर एक योजना प्रस्तुत की मई 1946 में, मई 1946 नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। क्योंकि ये तीनों ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, सदस्य थे, तो योजना का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान का योजना का 2 भाग था। फर्स्ट पार्ट के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाना था, और एक है सरकार का गठन हुआ है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार गठित की गई, ऑर्गेनाइज क्या है की गई। देश आज़ाद हुआ जाकर के 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी से पहले ही भारतीयों को सत्ता सौंप दी गई थी, पावर ट्रांसफ़र क्या है कर दिया गया था। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी योजना का दूसरा जो भाग था, सेकंड क्या है पार्ट ऑफ दिस प्लान, कि भारतीय क्या है संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाना था। संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। अब संविधान सभा का यहाँ गठन हुआ तो सदस्यों की संख्या देखें क्या क्या थे। तो आरंभ में सदस्यों की संख्या 389, पूछ देगा कहाँ कहाँ से, तो 292 इसमें ब्रिटिश प्रांतों के क्या हैं सदस्य थे, ब्रिटिश प्रोविंस के मेंबर थे। भारत का वह क्षेत्र जिस पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, जो गवर्न क्या है हो रहा था ब्रिटिश क्या है गवर्नमेंट के द्वारा। 292 क्या है मेंबर, 93 देसी रियासत के क्या हैं सदस्य। भारत का वह क्षेत्र जिस पर भारत के क्या है राजाओं का शासन था, जिसको प्रिंसली स्टेट क्या है कहा गया। तो यहाँ से 93 मेंबर देखें संविधान सभा में क्या है शामिल किए गए। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, अजमेर पड़ता है राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में, और बलूचिस्तान जो पड़ता है प्रेजेंट में पाकिस्तान में।
और यहीं के एक प्रमुख नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा गया, और जो गांधी जी के हैं बहुत बड़े वक्त है, और ये लोग देश विभाजन के विरोध में खड़े थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसके अलावा सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, रेड स्टार्ट मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया था, लाल कुर्ती आंदोलन, है ना, जिसको कि हिस्ट्री में आगे चर्चा सब किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 89 मेंबर, तो इसमें 296 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। जुलाई 1946 में। तो 296 जो सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ, इसमें सबसे अधिक INC को प्राप्त हुआ 208 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में। आगा खां, वकार उल मुल्क, ये लोग उसमें शामिल थे। फाउंडर देखें, है ना, फाउंडर मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को इलेक्शन में 73 सीट्स देखें प्राप्त। 7 सीट अन्य छोटी छोटी पार्टियों को, अदर स्मॉलेस्ट पार्टी जो भी थी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी, तो 7 सीटें मिली अन्य छोटी छोटी पार्टियों को, स्मॉल पार्टीज। और 8 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो उनको 8 सीटें मिली। तो 296 जो सीट्स के लिए चुनाव देखें कराया गया, इलेक्शन कराया गया, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन स्थित सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में, पार्लियामेंट हाउस। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता फर्स्ट सेशन का चेयरमैन स्टिप किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सीनियर मेंबर थे। लेकिन उन्हें टेम्पोररी चेयरमैन कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि अवस्था उनकी ज़्यादा थी और अस्वस्थ भी चल रहे थे। तो 2 दिन के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम बैठक जब आयोजित की गई तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम बैठक का विरोध किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि हमारे लिए पहले पृथक राष्ट्र पाकिस्तान गठित किया जाए और अलग से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की जाए, हम इस संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। दूसरी जो बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 को। तो दूसरी बैठक की अध्यक्षता की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जिनको संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्थायी अध्यक्ष कहा गया, परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य, रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं। बाद में ये हमारा प्रेम्बल बन गया। जो मुख्य उद्देश्य था संविधान के निर्माण का, तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 8 दिन इस पर विचार विमर्श किया गया और फाइनली 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया। तो संविधान के कुछ प्रावधानों को पहली बार 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया है। सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लाइड इन 26 नवंबर 1949। कहते हैं इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान डे के, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को टोटल 15 आर्टिकल को शामिल किया गया, अप्लाई किया गया, लागू किया गया। निर्वाचन से संबंधित, अंतरिम संसद से संबंधित, और इस तरह से देखें ये डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया। ये डेट पहले से भी ऐसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, पहले से महत्वपूर्ण चला रहा था भारतीय इतिहास में। तो यहाँ पर कुछ प्रावधानों को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई है 24 जनवरी 1950। अब चूँकि देश आज़ाद भी हो चुका था, पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया जा चुका था। तो आरंभ में बताए थे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। जब पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित की गई तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299।
तो 299 में भी कुछ लोग एब्सेंट थे। तो अंतिम जो बैठक बुलाई गई है संविधान सभा की 24/1/1950 को 284 सदस्यों के द्वारा 284 मेंबर्स के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्वेश्चन आता है इस रूप में कि प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ, क्योंकि आज जैसे विधिवत तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, शुरू में तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी संविधान पूरी तरह लागू हुआ नहीं, संसद का गठन हुआ नहीं। तो आज जिस तरीके से किया जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, शुरू में ऐसा हुआ नहीं। तो प्रथम राष्ट्रपति को 24/1/1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के द्वारा ही चुना गया, संविधान सभा सदस्यों के द्वारा ही चुना गया। संविधान को पूरी तरह लागू किया गया 26/1/1950 को, 26 जनवरी के है 1950 को, और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है, पदभार ग्रहण किया, और इसी दिन भारत को क्या है गणतंत्र देश क्या है घोषित किया गया, इंडिया को रिपब्लिक कंट्री अनाउंस किया गया। और गणतंत्र से अभिप्राय क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस देश में हेड ऑफ द कंट्री, चीफ ऑफ द कंट्री, राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख है, उस पद के लिए इलेक्शन यदि होता है तो वैसे देश को हम गणतांत्रिक देश कहेंगे। भारत में प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता। चूँकि राजेंद्र प्रसाद ने 26/1/1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, पदभार ग्रहण किया, इसलिए उस दिन भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया, रिपब्लिक कंट्री अनाउंस किया गया। बगल में जैसे देश है नेपाल, तो नेपाल को क्या है 2008 में देखिए गणतांत्रिक क्या है देश घोषित किया गया। कितने में? 2008 में। वहाँ भी जैसे क्या है पहले गणतांत्रिक व्यवस्था क्या है नहीं थी। तो धीरे धीरे दुनिया का सभी देश लोकतंत्र के अलावा वहाँ गणतंत्र की स्थापना क्या है की गई। तो पहले बता चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र के साथ ही साथ क्या है गणतंत्र भी है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र क्या है नहीं। तो भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया 26/1/1950 को, ठीक है। अब इसी में क्या है संविधान से संबंधित क्या है बहुत सारी समितियां थी, इम्पोर्टेंट कमेटी कह सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अलग अलग क्या है कमेटी को अलग अलग कार्यभार सौंपा गया, क्योंकि संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया नहीं गया। इसमें 389 मेंबर थे आरंभ में, बाद में क्या है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर रह गई 299। तो सभी को कुछ न कुछ उत्तरदायित्व क्या है सौंपा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दी गई थी। तो बहुत सारी जो कमेटियाँ थी संविधान सभा से संबंधित, तो उसको अलग अलग क्या है कार्यभार सौंपा गया, उत्तरदायित्व क्या है सौंपा गया। तो सब कमेटी के द्वारा कुछ न कुछ कार्य क्या है संविधान के क्या है निर्माण में क्या है अपना योगदान दिया गया, अपनी भागीदारी क्या है दी गई। प्रश्न जैसे पूछता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अध्यक्ष में क्या है जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी, चेयरमैन कौन जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह से झंडा समिति फ्लैग कमेटी कुछ देगा अध्यक्ष कौन JV कृपलानी। फिर देखिए अल्पसंख्यक समिति माइनॉरिटी कमेटी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति फंडामेंटल कमेटी, यहाँ भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत सारी समितियाँ थी। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य चेयरमैन का भी नाम कभी कभी एग्जाम में क्या है पूछ दिया जाता। तो 6 अन्य सदस्य भी अदर मेंबर भी ड्राफ्टिंग कमेटी के हिस्सा थे, जैसे N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, फिर N माधवराव को BL मित्र के बदले क्या है जगह दी गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी में। BL मित्र किसी कारणवश क्या है पद से उन्होंने क्या है रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा क्या है दे दिया। फिर देखें उसी में DP खेतान का निधन हो गया 1948 में, तो TT कृष्णामाचारी को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर क्या है बनाया गया। तो 6 अन्य इसमें सदस्य। तो प्रारूप समिति के द्वारा क्या है संविधान के प्रारूप को क्या है तैयार किया गया। तो इसे क्या है 1947 में देखें क्या है उसका गठन हुआ था, ठीक है। और फरवरी 1948 में देखें क्या है प्रारूप समिति के द्वारा अपना प्रतिवेदन क्या है सौंपा गया था, प्रस्तुत क्या है किया गया था, और इसको फाइनली पास भी क्या है कर दिया। इसमें बहुत सारी कमेटियां थी
और अलग अलग कमेटी के अलग अलग अध्यक्ष थे। सब कमेटी को अलग अलग कार्यभार सौंपा गया, उत्तरदायित्व क्या है सौंपा गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दी गई, है ना। प्रश्न आता है कि संविधान के निर्माण पर कितना खर्च हुआ, तो उस समय करीब 64 लाख मनी एक्सपेंड हुआ, 64 लाख रुपया क्या है खर्च किया गया। और उस समय के ध्यान में रखा जाए तो 64 लाख रुपया उस समय क्या है कोई कम क्या है नहीं था, है ना। आज के संदर्भ में देखा जाए 64 लाख क्या है कम पड़ेगा, लेकिन बात चूँकि काफ़ी पहले की हो रही है ना। 64 लाख रुपया उस समय संविधान के निर्माण पर खर्च किया गया। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, प्रश्न यहाँ से उठता है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 years 11 month एंड 18 days क्या है समय इसमें लगा। संविधान की क्या है प्रारूप पर लगभग क्या है सदस्यों के बीच 114 दिन विचार विमर्श किया गया। 114 days क्या है उस पर देखिए विचार विमर्श किया गया, डिबेट क्या है किया गया। तो संविधान से संबंधित इस तरह का प्रश्न आपसे क्या है पूछा जाएगा। इसे में सब आपको बताया गया। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेखा कमेटी, अभी सारा अध्यक्ष वगैरह, अंतरिम सरकार का कैसे गठन हुआ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस क्या है कर चुका हूँ। नेक्स्ट है यूनियन एंड देयर स्टेट, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेम ऑफ कंट्री, देश का नाम, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य का गठन या निर्माण, ये सब चीज़ें कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रावधान संविधान में किया गया, क्या प्रोविज़न किया गया, क्या प्रोसेस है, क्या इसकी प्रक्रिया, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस क्या है करूँगा। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। संविधान के क्या है पार्ट देखें क्या है। संविधान के पार्ट 1 में और आर्टिकल 1 to 4 के बीच यह है किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि भारत अर्थात इंडिया विभिन्न राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। संविधान में भारत के 2 नामों का उल्लेख किया गया, भारत और इंडिया का। तो ऐसे भारत को 4 नामों से जाना जाता है, इसके अलावा हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, लेकिन 4 में से 2 नाम का संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया गया, डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि भारत अर्थात इंडिया विभिन्न राज्यों का संघ होगा। जैसे वर्तमान में कहें प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितने स्टेट हैं, तो 28 हैं। 8 के हैं यूटी हैं, एक देखें क्या है जम्मू कश्मीर भी था स्टेट, जिसे क्या है 2 यूटी में क्या है बदल दिया गया है ना। प्रेजेंट में कितने राज्य हैं 28, 8 यूटी। तो भारत को कहते हैं विभिन्न राज्यों का क्या है संघ है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के तहत संसद को देखें विशेष अधिकार दिया गया है। संसद जब चाहे तो अपने हिसाब से नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम में उसकी सीमा में बाउंड्री में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लिया 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना, आंध्र प्रदेश को क्या है डिवाइड करके तेलंगाना को न्यू स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया। 2000 की यदि हम बात करें 3 नया राज्य अस्तित्व में आया, झारखंड जो कि बिहार को विभाजित करके बनाया गया, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके बनाया गया, और छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश को डिवाइड करके बनाया गया। तो यहाँ पर संविधान में प्रावधान किया गया है कि नए राज्य का गठन किसी एक ही राज्य को विभाजित करके किया जा सकता है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों को लेकर नए राज्य का गठन किया जा सकता है। जैसे यदि हम झारखंड की बात करें तो पहले वनांचल नाम से क्या है बनाने की बात सोची जा रही थी। यदि वनांचल क्या है नाम से बनता तो झारखंड और बड़ा राज्य होता, क्योंकि इसमें वर्तमान जो झारखंड का हिस्सा है बिहार से जो अलग हुआ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ उस समय का कहें मध्य प्रदेश के कुछ भाग को शामिल किया जाना था, उड़ीसा के कुछ भाग को शामिल किया जाना था, और वेस्ट बंगाल के कुछ भाग को शामिल किया जाना था। लेकिन बाकी राज्यों के सांसद इस बात के लिए बिल्कुल तैयार कह नहीं थे, वहाँ की राज्य सरकारें भी तैयार कह नहीं थी। तो वहाँ पर विरोध हुआ पुरजोर। फाइनली बिहार को विभाजित करके झारखंड एक नया राज्य बना, जो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में क्या है आया है।
तो यहाँ संसद को क्या है अधिकार दिया गया कि एक ही राज्य को विभाजित करके नए राज्य को क्या है निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम में उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे 1956 में क्या है राज्यों के पुनर्गठन का दौर आरंभ हुआ, तो उस समय क्या है पुनर्गठन से पहले मात्र भारत में देखें राज्यों की संख्या कितनी थी 14। बाकी जो राज्य बना है 1956 से क्या आरंभ हुआ, जो अभी तक क्या है चल रहा। तो उसमें डॉक्टर फजल अली के दस्ता में एक आयोग गठित की गई थी और कहा गया था कि आप रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत करें कि कैसे राज्यों का गठन क्या है का दौर आरंभ किया जाए। क्योंकि 1953 में भाषा के आधार पर देखिए आंध्र प्रदेश को पहली बार नए राज्य के रूप में क्या है गठित किया गया था। वहाँ के एक नेता थे स्थानीय श्री रामुलु, चूँकि भारत सरकार के द्वारा आरंभ में विरोध किया गया और कहा गया कि यदि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो अच्छी बात क्या है नहीं होगी। तो लैंग्वेज क्या है के आधार पर बेस पर किसी नए राज्य का गठन करना संभव क्या है नहीं। तो वहाँ पर एक लोकल नेता थे श्री रामुलु जो आमरण अनशन पर बैठ गए और इसी प्रयास में उनका क्या है लंबे क्या है भूख हड़ताल के पश्चात क्या है उनका निधन हो गया। तो आंदोलन काफ़ी मुखर हो गया। फाइनली क्या है केंद्र सरकार को बाध्य होकर के 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या है राज्य के रूप में क्या है पुनर्गठित किया है करना पड़ा। उसके पश्चात ही डॉक्टर फजल अली के दस्ता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और कहा गया कि आप इससे संबंधित रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत करें। तो फजल अली आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन सौंपा गया, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसी के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का दौर आरंभ हुआ और उस समय से लेकर अब तक देखें क्या है 14 राज्य के हैं बनाए गए। बाकी एक राज्य बताए JNK को क्या है 2 UT के रूप में परिवर्तित किया है कर दिया है ना। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य के नाम में उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो इस तरह का कोई भी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पहले, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष क्या है रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना आवश्यक है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य सरकार से सलाह मांगा जाएगा, एडवाइस लिया जाएगा। जिस राज्य को विभाजित किया जाना है, जिसका क्या है भाग लेकर ही नए राज्य का गठन किया जाना है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या है उस राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत क्या है करेंगे। लेकिन राज्य सरकार जो भी सलाह देगी उसे मानने के राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो प्रेसिडेंट क्या हैं अब उनकी इच्छा पर क्या है निर्भर करता है, बात माने या ना माने। तो राज्य सरकार तो जनरली कोई नहीं चाहती है कि हमारे क्या है क्षेत्र का, हमारे राज्य का क्या है विभाजन हो, चूँकि हर की इच्छा होती है कि हम बड़े क्षेत्र पर क्या करें, शासन क्या है करें। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन इच्छा सबकी यही होती है कि हम बड़े क्षेत्र पर क्या है शासन करें। अब राष्ट्रपति के द्वारा फिर क्या है लोकसभा राज्यसभा को सलाह दी जाती है कि आप इस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं, मैं क्या है इस पर आपको अनुमति देता हूँ, अपना अप्रूवल क्या है देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या है पारित देखें किया जाएगा। साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% + 1, इसमें कोई 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भारतीय संविधान में 2 प्रकार से संशोधन होता है, अमेंडमेंट, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसे आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो नए राज्य के निर्माण के लिए किसी राज्य के नाम में उसकी सीमा में परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और इसमें संविधान संशोधन की भी क्या है आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उसके नाम में उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो संविधान संशोधन क्या है आवश्यक नहीं है, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत क्या है किया जाता है। और इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया, अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। जैसे मान लें आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि झारखंड नए राज्य के रूप में गठित किया गया किस संविधान संशोधन के तहत, प्रश्न ही क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्या है नहीं होती है ना। तो इस तरह का प्रश्न क्या है पूछा ही क्या है नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता क्या है नहीं है ना। अब देखें क्या है 300 क्या है इसमें कहते हैं कि आर्टिकल क्या है 4 के तहत ये प्रावधान देखें किया गया कि सिर्फ साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या है
इस प्रस्ताव को पारित करके, तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। और आर्टिकल 2 और 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण से, उसके नाम में सीमा में परिवर्तन से क्या है संबंधित देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए भारतीय संविधान में प्रावधान तो किया गया कि भारत के द्वारा किसी दूसरे देश के क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोविजन नहीं किया गया कि भारत के किसी क्षेत्र को हम दूसरे देश को सौंप सकते हैं। तो यहाँ बेरूबाड़ी राज्य का मामला सामने आया, 1960 की क्या है बात है ना। तो बेरूबाड़ी राज्य क्या है, हमें सौंपना था पाकिस्तान को, क्योंकि देश का जब विभाजन हुआ और देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में क्या है बटा हुआ मिला था। एक इस क्षेत्र का क्या है पश्चिमी पाकिस्तान, और एक देखें कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। और वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नए क्या है कंट्री के रूप में विश्व मानचित्र पर उभर करके सामने आया। तो असम का जो क्षेत्र था बेरूबाड़ी, वहाँ दोनों देशों के बीच क्या है विवाद उत्पन्न हुआ। फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह क्या है मांगा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा गया, गार्जियन क्या है कहा गया कि जब भी जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जब तक हम संविधान में संशोधन नहीं करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, तब तक हम भारत के किसी भी क्षेत्र को एनी पार्ट ऑफ आवर क्या है कंट्री, हम अदर कंट्री को नहीं सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है संविधान में 9वां संशोधन क्या है किया गया। तो 9th क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बेरूबाड़ी राज्य पाकिस्तान को सौंपा गया, जो भी बांग्लादेश का हिस्सा है। तो भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं किया गया था आरंभ में कि हम अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड, चूँकि संविधान में संशोधन क्या प्रावधान कर दिया गया था आरंभ में ही कि जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो बेरूबाड़ी राज्य हमें पाकिस्तान को सौंपना था, तो उसमें संविधान में 9वां संविधान संशोधन क्या है करना पड़ा। 9th क्या है देखें क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें आज हम